तो करते हैं शुरुआत। संविदा विधि फर्स्ट। एक सिद्धांत आपके इसमें दिया गया है जिसे विफलन का सिद्धांत कहते हैं, जिसे विफलन या नैराश्यता का सिद्धांत या नैराश्य का या निराश्यता का सिद्धांत। विफलन, नैराश्य या इसे विफलता का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसका नाम अगर विफलता आ जाए तब भी अपने को ध्यान में रखना है। या असंभवता का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, असंभव कार्य करने का, असंभव कार्य करने का करार। असंभव यानी जब कार्य करना असंभव हो जाए उसको असंभव कहते हैं। नैराश्यता का सिद्धांत, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन का प्रिंसिपल भी इसे कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन आप देख लेना, फ्रस्ट्रेशन अगर कहीं लिखा जाए तो नाम कुछ भी आ सकता है हिंदी में, और इंग्लिश में फ्रस्ट्रेशन ध्यान रखना। निराश्यता का सिद्धांत, देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा विधि है, उसमें जो करार किया जाएगा वो करार ऐसा होना चाहिए जो विधि के द्वारा परिवर्तन उसको कराया जा सके, तभी वो संविदा का रूप लेता है। यानी ऐसे करार तो संविदा में सारे ही करार होते हैं, ये आपने पहले भी क्वेश्चनों में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ना भी जरूरी है इनको, कि करार संविदा होगी उसमें सारे करार होंगे, लेकिन सारी संविदाएं करार हो, सभी संविदाओं में करार है लेकिन सारे करार संविदा हो ऐसा जरूरी नहीं है। भाई संविदा है, ये संविदा है, मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसका एक इसेंशियल आवश्यकता तो है करार का होना। तो करार है, संविदा बनी है तो इसका मतलब ये पहले करार तो बना ही बना है, लेकिन करार सारी संविदा बन जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। सब संविदाओं में करार तो होगा लेकिन सभी संविदाओं में करार हो ये आवश्यक नहीं है। तो कानून ये कहता है कि जो करार किया जाता है वो करार ऐसा होना चाहिए जिसको विधि के द्वारा परिवर्तित करवाए जा सके, जिस विधि के द्वारा परिवर्तनीय करवाए जा सके। ऐसे करार आगे चल के संविदा का रूप लेते हैं। लेकिन कई बार कार्य ऐसा भी हो जाता है जब ऐसे करार, जो ऐसे कार्य जो संविदा के द्वारा किया जाना था, ऐसे कार्य क्या हो जाते हैं, असंभवता के आधार पर। किसके आधार पर? असंभवता के आधार पर शून्य हो जाते हैं। असंभवता के आधार पर शून्य हो जाते हैं, यानी ऐसे कार्यों का अब पालन किया जाना संभव नहीं रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, ऐसी संविदा जो संविदा की गई है कि ऐसा कार्य किया जाना है, लेकिन वो कार्य बाद में ऐसा हो गया, उसकी परिस्थितियां ऐसी बन चुकी कि अब उस कार्य का पालन नहीं किया जा सकता, उस कार्य को कंप्लीट नहीं किया जा सकता, यानी वो असंभव हो गया है। तो ऐसी दो जगह ऐसी बातें आती हैं जहां असंभवता के आधार पर अगर कोई कार्य है तो उसको शून्य घोषित कर दिया जाता है, उसको वॉइड घोषित किया गया है, यानी विफल जब हो जाता है। विफलता का मतलब जब कार्य करना था लेकिन किसी कारण से वो विफल हो चुका है, अब उसे किया जाना संभव नहीं रहा है। विफलन का सिद्धांत है नैराश्य, यानी अब उसमें आशय है वो नहीं रहा है, जिस उद्देश्य के लिए वो किया जाना था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। या फ्रस्ट्रेशन का सिद्धांत है, दो कार्य, एक तो कब हो सकता है ऐसा असंभवता, संविदा करने के समय हो सकता है, यानी जब संविदा की जा रही थी उसी समय वो क्या था, संविदा के समय ही वो कैसा था, कार्य करने के असंभव था, यानी ऐसा कार्य जब संविदा किया जा रहा था उसी समय वो असंभव था। तो अगर संविदा करते समय जिस कार्य के लिए संविदा की गई है वो कार्य असंभव है, उसका किया जाना संभव नहीं है, तो ऐसा संविदा क्या मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी। या दूसरी परिस्थिति ऐसी होती है जहां संविदा करने के समय तो कार्य संभव था, संविदा करने के समय तो कार्य संभव था कि भी आगे ऐसे करेंगे, लेकिन बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनके कारण ऐसी संविदा के अंतर्गत जो कार्य किया जाना था वो कार्य करना असंभव हो जाता है। यानी या तो संविदा के समय ही असंभव हो, शून्य है, या संविदा हो गई उसके बाद ऐसा कार्य जो किया जाना था अब असंभवता के आधार पर उसको नहीं किया जा सकता, यानी अब उसका किया जाना संभव नहीं रहा है, तो वो ऐसे संविदा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। इसी बात को इस सिद्धांत में बताया गया है कि कब ऐसे कार्य हैं जो संविदा करने के समय संभव असंभव हो जाते हैं,
असंभव होते हैं वो प्रारंभ से ही, वो स्वतः ही अपने आप में शून्य, वो संविदा होती नहीं। जब कार्य किया गया था और तब ही, जैसे मैं कह दूं कि मैं तुम्हें आकाश के तारे तोड़कर ला दूंगा, ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसी संविदा की गई है, तो मैं कभी आकाश के तारे तोड़कर ला ही नहीं सकता, मैं आपको दे ही नहीं सकता। यानी संविदा के समय कार्य मेरा कैसा है, असंभव है, इसको किया जाना संभव नहीं है। तो अगर ऐसी संविदा की जाती है तो वह शून्य होती है। दूसरी बात, अगर संविदा करने के समय जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उस करने के समय तो ऐसा कार्य किया जाना संभव था, लेकिन बाद में परिस्थितियों में ऐसे परिवर्तन आ गया कि उसको अब किया जाना संभव नहीं रहा है, तो बाद वाली जो परिस्थितियां उसे असंभव बनाती है, उसके आधार पर भी ऐसा कार्य क्या हो सकता है, शून्य हो जाएगी। ऐसी संविदा शून्य कहलाती है। चलिए देखते हैं अपन इसके बारे में कि कैसे क्या इसमें बताया गया है। परिवर्तनीय करार के लिए कार्य का ऐसा होना आवश्यक है जिसे आसानी से किया जा सके। अगर कोई भी परिवर्तनीय करार होगा, यानी करार होना जरूरी है, संविदा के लिए करार जरूरी है, और करार भी ऐसा होना चाहिए जो परिवर्तनीय है, जो कैसा हो, परिवर्तनीय हो। परिवर्तनीय का मतलब जिसे लागू किया जा सके, जिसे जिसे लागू किया जा सके, यानी करार ऐसा होना चाहिए जो कैसा हो, जिसे परिवर्तनीय किया जाना संभव हो। यानी कार्य ऐसा होना चाहिए जिसका किया जाना संभव हो। अगर कार्य ऐसा है जिसको नहीं किया जा सकता तो वो परिवर्तनीय नहीं माना जाएगा। ऐसा कोई भी कार्य किए जाने का करार शून्य होगा अगर कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसका परिवर्तन किया जाना असंभव हो चुका है। तो ऐसे असंभव कार्य के लिए करने वाले जितने भी करार हैं वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। यानी ऐसा कोई करार नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधा के जो धारा है, भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की धारा है 56, धारा 56 में इसी बात को लेकर प्रावधान किया गया है। ऐसे ही कार्यों के बारे में बताया गया है कि अगर वो असंभव हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएंगे। धारा 56 ये कहती है कि ऐसा कार्य करने की संविदा। अब देखिए धारा 56 क्या कहती है, धारा 56 यही है, ये 56 का ही उल्लेख करना है इस पूरे इस सिद्धांत में। धारा 56 क्या कहती है, धारा 56, धारा 56 कि ऐसा कार्य, कैसा, ऐसा कार्य करने की संविदा। भाई कोई संविदा ऐसी की गई है जिसमें कोई कार्य किया जाना है, ऐसा कार्य करने की संविदा। अब आप इसको ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने की संभावना है, आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे या तो समझ में नहीं आते। मैं करवाने को तो और क्वेश्चन भी करवा सकता था यहाँ पे, लेकिन मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और साथ में बच्चों को भी समझने में इसमें कठिनाई आती है। तो ऐसा कार्य करने की संविदा, धारा 56 ये कहती है कि ऐसा कार्य करने की संविदा जो संविदा किए जाने के पश्चात, कब, जो संविदा किए जाने के पश्चात, संविदा किए जाने के पश्चात, ऐसा कार्य करने की संविदा जो संविदा किए जाने के पश्चात असंभव हो जाए। क्या हो जाए, असंभव हो जाए। अपन इसकी पूरी व्याख्या करेंगे, आप एक बार इसको सुने। असंभव हो जाए या किसी ऐसी घटना, या किसी ऐसी घटना के कारण, घटना के कारण जिसका निवारण, जिसका निवारण, जिसका निवारण वचनदाता, अब ये वर्ड सारे आपके पहले आ चुके हैं, जिसका निवारण वचनदाता नहीं कर सकता, नहीं कर सकता था, विधि विरुद्ध हो जाए, विधि विरुद्ध हो जाए, क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है। जब वह शून्य होती है, जब वह, जब वह कार्य असंभव, जब वह कार्य असंभव या विधि विरुद्ध, असंभव या विधि विरुद्ध हो जाए। अब देखिए इसको ध्यान से सुनना।
धारा 56 ये कहती है कि ऐसा कार्य करने की संविदा, यानी पक्षकार कोई कार्य करने की संविदा करते हैं तो कैसा कार्य, ऐसा कार्य करने की संविदा जो संविदा किए जाने के पश्चात, यानी संविदा तो हो गई और संविदा होने के बाद ऐसा कार्य क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। क्या हो जाए, असंभव हो जाए। यानी संविदा की थी तब तो वो संभव था, लेकिन संविदा करने के बाद क्या हो गया, असंभव हो जाता है, असंभव हो जाए। या बाद में कोई ऐसी घटना घटे, या कोई ऐसी घटना के कारण जिसका निवारण वचनदाता नहीं कर सकता, या बाद में कोई ऐसी घटना घटी जिसका निवारण वचनदाता मतलब जो वचन करने वाला यानी संविदा का पालन करने वाला है, वो ऐसी घटना का निवारण नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, निवारण नहीं कर सकता। या ऐसी घटना या ऐसा कार्य बाद में क्या हो जाता है, विधि विरुद्ध हो जाता है। या तो ऐसा घटना घटेगी जिसकी वजह से वो ऐसा कार्य जो करना था उसे उसको पूरा नहीं कर पाता है, या ऐसा कार्य बाद में विधि विरुद्ध हो जाता है, यानी कानून के विरुद्ध ऐसा कार्य हो जाता है। पहले तो विधि विरुद्ध नहीं था, जब संविदा की गई थी तब तो वो विधि सम्मत था, लेकिन बाद में क्या हो गया, ऐसा कार्य विधि विरुद्ध हो जाता है, तो वो क्या मान ली जाएगी, ऐसी संविदा है वो शून्य मान ली जाएगी। क्या मान ली जाएगी, शून्य हो जाती है। दो बातें बताइए इसने भी, या तो ऐसा कार्य करने की संविदा, मान लो मैंने ये कहा कि भी मैं ये कार्य करूंगा, हमारे दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, तो उस एग्रीमेंट के कारण कार्य करना था, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, ऐसा कार्य करना असंभव हो जाता है। या एग्जाम्पल में सीधा सा अगर मैं ये कहूं कि भी मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपको पूरे पेपर पढ़ाऊंगा, लेकिन कोई जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो ये था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, कोई डाउट नहीं उसमें पढ़ाऊंगा, लेकिन बाद में ऐसी परिस्थितियां बनती है जिसके कारण से मेरा पढ़ाना असंभव हो जाता है, यानी पश्चात कार्य करने की संविदा के बाद में क्या हो जाता है, ऐसा कार्य करना यानी टीचिंग करवाना असंभव हो जाता है। या कोई घटना ऐसी घटती है जिसका, मेरे साथ कोई घटना ऐसी घटती है जिसका निवारण मैं नहीं कर सकता, यानी ऐसी घटना घटी कि जिसका मैं सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, जिसके कारण क्या हो जाता है, कार्य करना असंभव हो जाता है। या बाद में जो कार्य करना ऐसा हो गया जिसको विधि विरुद्ध बना दिया गया, यानी कानून ने पहले तो ये परमिशन दे रखी थी कि कोई ट्यूशन कराए तो करा सकता है, लेकिन बाद में कानून ये आ जाए कि कोई भी ट्यूशन नहीं कराएगा, कराएगा तो उसको दंड दिया जाएगा, वो विधि के विरुद्ध होगा। ऐसा अगर बाद में हो जाता है, जो कार्य करते समय तो वैध था, लेकिन बाद में ऐसा कार्य विधि विरुद्ध हो जाता है, तो ऐसा कार्य जो किया जाना था, ऐसी संविदा जो की गई थी, वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जब ऐसा कार्य असंभव हो जाए या ऐसा कार्य विधि विरुद्ध हो जाए, तो ऐसी संविदा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ऐसी संविदा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ऐसी संविदा शून्य हो जाती है। ठीक है, अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब कार्य किया गया था, कार्य करने की संविदा हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस समय तो कार्य वैलिड था, उस समय तो कार्य करना संभव था, लेकिन बाद में घटना ऐसी घटती है जिसके कारण से कार्य असंभव हो जाता है, यानी संविदा का पालन नहीं किया जा सकता, या संविदा का जो पालन करने वाला कार्य था उसको बाद में विधि के विरुद्ध मान लिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसा असंभवता के आधार पर या विधि विरुद्धता के आधार पर ऐसी संविदा जो की गई थी वो अब क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। यानी दूसरा पक्षकार ये नहीं कह सकता कि आप मेरी संविदा का पालन करें अन्यथा मुझे क्षतिपूर्ति दे। क्यों, क्योंकि यहाँ घटना ऐसी घटी कि असंभव हो गया, अब इसके हाथ में रहा ही नहीं वचनदाता के, या वो कार्य विधि विरुद्ध हो गया तो उसका पालन किया ही नहीं जा सकता। तो ऐसे में क्या मानी जाएगी, ऐसी संविदा जो की गई थी वो शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, असंभव कार्य करने के करार शून्य होते हैं, यानी ये इस पे हेडिंग डाल लें, असंभव कार्य करने के करार शून्य होते हैं। असंभव कार्य करने के करार शून्य होते हैं। 56 में इसके बारे में बताया गया कि ये करार ऐसा था जो बाद में असंभव हो गया, जिसका पालन नहीं किया जा सकता, तो वो क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। सेक्शन 56 इसके बारे में बताती है। ये भी साथ में, इसके साथ साथ एक प्रावधान और किया गया, साथ में ये भी कहा गया कि वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए हो, वह करार
वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए हो, ऐसा कार्य करने के लिए हो, स्वतः क्या होगा, स्वतः असंभव है। स्वतः क्या है, असंभव है। भाई ऐसा कार्य जो अपने आप में ही क्या है, असंभव है, और ऐसा कार्य करने का करार किया है, तो ऐसा कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। यानी ये जो घटनाक्रम था, ये तो था संविदा करने के बाद की। संविदा करने के बाद होता है, कार्य असंभव हो जाता है या कार्य विधि विरुद्ध हो जाता है, तो वो शून्य माना जाता है। लेकिन दूसरी परिस्थिति ये भी है, जब संविदा की जा रही थी, जब कार्य करने का करार किया जा रहा था, उसी समय जब करार ऐसा हो रहा था, तब करार के समय ही ऐसा कार्य क्या था, ऐसा कार्य करना असंभव था। जब करार किया गया तब ये असंभव था। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था कि मैं आपके लिए आसमान के तारे तोड़कर लाऊंगा, ऐसे करार करते हैं लोग, करते हैं, पर ऐसे करार क्या माने जाते हैं, शून्य होते हैं। यानी वो उनको वैध नहीं ठहराया जा सकता, उनकी पालना नहीं करवाई जा सकती। क्यों, क्योंकि ऐसा कार्य करने के समय क्या था, ऐसा कार्य करने के समय ही असंभव था। यानी जब एग्रीमेंट हुआ तब ही ऐसा असंभव था। यानी जब एग्रीमेंट कर रहे थे तब क्या वो तारे तोड़कर ला सकता था, नहीं ला सकता था। यानी कार्य करने के समय ऐसा असंभव था, तो वो ऐसे करार क्या मान जाएंगे, ऐसी संविदा क्या मान जाएगी, शून्य होगी। ऐसी संविदा वॉइड होगी, इनका पालन नहीं किया जा सकता। अब देखिए कौन से ऐसे कार्य करार जो शून्य और अपरिवर्तनीय होते हैं। इस प्रकार ऐसे कार्य जो स्वयं क्या होंगे, शून्य होंगे या अपरिवर्तनीय होंगे, कौन से हैं ऐसे करार शून्य एवं अपरिवर्तनीय होते हैं। निम्न परिस्थितियों में बात करेंगे अपन। जो प्रथम दृष्टया, पहली बात, जो प्रथम दृष्टया प्राइमरी फेसी, प्रथम दृष्टया क्या है, करार के समय ही असंभव है। करार के समय ही, ये जो अपन ने पढ़ा है सेक्शन 56 का, इसका कंक्लूजन ये है कि ऐसे करार जो प्रथम दृष्टया करार के समय ही क्या हो, असंभव हो। करार करते समय ही वो असंभव थे, उस समय भी संभव नहीं थे जब वो करार किया गया था। दूसरा, जो करार के पश्चात असंभव हो जाए। जो करार के पश्चात, एक तो करार के समय असंभव है, करार के समय असंभव। दूसरा, करार के पश्चात असंभव हो जाता है। करने के समय तो वो संभव था, लेकिन करार के बाद में क्या हो जाता है, करार करने के बाद में असंभव हो जाता है। करार के पश्चात असंभव हो जाए, या जो करार के पश्चात क्या हो जाए, जो करार के पश्चात विधि विरुद्ध हो जाए। क्या हो जाए, पश्चात विधि विरुद्ध हो जाए, विधि विरुद्ध हो जाए। तो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। जो प्रथम दृष्टया करार के समय, करार करते समय ही असंभव थी, शून्य है। जो करार के बाद में, करार करने के बाद असंभव हो जाए, शून्य है। और जो करार के पश्चात क्या हो जाए, विधि विरुद्ध हो जाए, शून्य है। यानी करार करते समय तो विधि के अनुकूल था, विधि सम्मत था, लेकिन करार करने के बाद कानून ने ऐसा कार्य जो करना था उसको क्या कर दिया, विधि विरुद्ध घोषित कर दिया है। तो ऐसी संविदाएं क्या मान ली जाएगी, शून्य मानी जाएगी। क्या हो जाएगी, वो शून्य हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अब देखते हैं एग्जाम्पल। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोल जाए अभी। एग्जाम्पल नहीं है का। एग्जाम्पल देखिए, का या ए बी ले लेते हैं, इसको ए बी ज्यादा इजी रहेगा। ए बी से, ए बी से जादू से गुप्त निधि का पता लगाने का करार करता है। ए ये कहता है, बी के साथ करार करता है कि तू मुझे जादू जादू से क्या कर दे, मेरा जो खजाना छुपा हुआ है, गुप्त खजाना, गुप्त निधि कोष जो छुपा हुआ है, जिसका मुझे नॉलेज नहीं है, वो कहाँ है, आप मुझे अपने जादू से क्या कर दे, उसका पता लगा दे। ऐसा करार करता है। ऐसे करार क्या कहलाएंगे, ऐसे करार पक्षकारों के बीच में होते हैं तो वो शून्य कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि जादू से किसी भी गुप्त निधि का पता नहीं लगाया जा सकता, ऐसे कार्य असंभव है। क्या है, असंभव है। इस कारण ऐसे करार क्या माने जाएंगे, शून्य माने जाएंगे। दूसरा, एक एग्जाम्पल, ए बी से, ए बी के नाट्यगृह में नृत्य करने का करार करती है।
ए है वो नृत्यांगना है। क्या है? नृत्यांगना है। ये करार करती है बी के साथ कि तेरे नाट्य गृह में, तेरे जो नाट्य गृह है, जो ड्रामा हाउस है, जो डांस जो हाउस है, उसमें क्या करेगी? नृत्य करेंगे, नृत्य करने का करार करती है। लेकिन बाद में अचानक से ए क्या हो जाती है? गंभीर बीमार हो जाती है। वह क्या हो जाती है? गंभीर बीमार हो जाती है, यानी अस्वस्थ हो जाती है, और जिसके कारण से क्या हो जाता है? नृत्य नहीं कर पाती है। तो ऐसी असंभवता, ये कार्य करने के समय तो डांस करने की थी कि भी नृत्य करूंगी मैं होटल में, या जो भी डार आपका जो नाट्य गृह उसमें कार्य करने के समय तो संभव था कि वो करेगी डांस। लेकिन बाद में जब बीमार हो गई और ऐसी गंभीर बीमारी उसे लग गई कि वो अब डांस नहीं कर पाएगी, अब डांस नहीं कर सकती, तो ऐसा कार्य क्या हो गया? कार्य करने के पश्चात असंभव हुआ है। कार्य करने के समय तो वो नाट्य गृह में डांस करने के लिए सक्षम थी, लेकिन बाद में क्या हो गया? उसे रोग होने के कारण ऐसा डांस करना असंभव हो गया। तो ऐसा जो संविदा ए और बी के बीच में की गई है वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और देखिए, क ख के साथ जो कि पाकिस्तान का नागरिक है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ए बी के साथ क्या करता है? एग्रीमेंट करता है ए बी के साथ। ए बी के साथ जो कि पाकिस्तान का नागरिक है। बी किसका नागरिक है? पाकिस्तान का नागरिक है। ए बी के साथ जो पाकिस्तान का नागरिक है किसी वस्तु के विक्रय का करार करता है। ए ये कहता है कि मैं ये वस्तु आपको विक्रय कर दूंगा, एग्रीमेंट कर लिया इस बी के साथ, पाकिस्तान के नागरिक के साथ। कालांतर में पाकिस्तान के युद्ध छिड़ जाता है। बाद में क्या होता है? भारत का और इस पाकिस्तान का क्या हो जाता है? युद्ध छिड़ जाता है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ जाता है। ये मान लो व्यक्ति भारत का, ये मान लेते हैं भारत के नागरिक के द्वारा बी जो पाकिस्तान का नागरिक है उसके साथ कुछ वस्तु को विक्रय करने का करार किया गया, और बाद में भारत का और पाकिस्तान का क्या हो गया? युद्ध छिड़ गया, युद्ध हो गया। तो करार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऐसा जो पक्षकारों के बीच में जो विक्रय करने का करार था वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्योंकि अब क्या हो गया है? कार्य का पालन करना संभव नहीं रहा है, क्योंकि युद्ध हो गया है, और युद्ध के दौरान कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता, और वो भी किसके साथ? वो भी पाकिस्तान के साथ। तो ऐसा जो कार्य है वो क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा, और असंभव होने के कारण वो शून्य हो जाएगा। ये सिद्धांत जो ये कहता है कि विधि किसी व्यक्ति को असंभव कार्य करने को बाध्य नहीं करती, ये सिद्धांत इसलिए लाया गया सेक्शन 56 का कि कानून है वो किसी भी व्यक्ति को इस कारण से बाध्य नहीं करता कि वो इसका पालन करे, बाध्य नहीं करती कि वो ऐसे असंभव कार्यों का, ऐसे असंभव कार्यों का पालन करे। भाई जब कार्य असंभव हो गया तो उसको बाध्य कैसे करेंगे? तो कानून ये कहता है कि जब ऐसा कार्य असंभव हो जाता है, चाहे वो करने के समय हो चाहे करने के बाद हो, तो ऐसे कार्य को पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इन्हीं के लिए ये सिद्धांत लाया गया है कि जब पक्षकारों का कार्य ऐसा हो जाता है, जो असंभव हो जाता है, तो असंभवता के आधार पर ऐसी संविदा क्या मान ली जाएगी? शून्य मान ली जाएगी। अब ये बी ये नहीं कह सकता कि युद्ध छिड़ गया तो छिड़ गया, मुझे तो मेरी संपत्ति का विक्रय, मुझे तो मेरी वस्तु का आप विक्रय करो, मुझे तो दो, मुझे तो चाहिए। ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ए ऐसा करना संभव नहीं रहा है। जब पाकिस्तान के युद्ध हो जाएगा तो तमाम चीजें बंद हो जाएगी, आवागमन बंद हो जाएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद हो जाएगा, सारी चीजें बंद हो जाती है। तो ऐसे में वो कोई भी व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो कार्य क्या हो गया? असंभव हो गया। तो इस आधार पर क्या मान लीजिए, कानून ये कहेगा ऐसा शून्य है। ये प्रति जो पक्षी है या जो सामने वाला है वो इस ए के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई क्षतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकता। अगर करता भी है तो न्यायालय उसको खारिज कर देगा, क्योंकि ये इसकी कमी के कारण नहीं था। ये परिस्थितियां ऐसी बनी कि बाद में ऐसा जो इसका पालन, कार्य का पालन करना वो असंभव हो जाता है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कन्नूर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, एक एग्जांपल दिया गया है, इस केस में बताया गया है। इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कन्नूर स्पिनिंग एंड मिल्स, कन्नूर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, वीविंग मिल्स। इस मिल के मामले में क्या हुआ? 2002 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो चुका है ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंभव कार्यों का अनुपालन नहीं किया जाना थम्य है। भी अगर कार्य कैसा है? असंभव हो गया है, तो असंभव कार्यों का अनुपालन
अनुपालन का मतलब पालना करना उसकी। अनुपालन क्या है? क्षम्य है। क्षम्य का मतलब माफी योग्य है। भाई अगर कार्य असंभव है तो ऐसे कार्यों का पालन करने से क्या किया जा सकता है? क्षम्य किया जा सकता है, माफ किया जा सकता है, माफी योग्य है, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। ये इस केस में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। लेकिन ये कब होना चाहिए? लेकिन ये नियंत्रण से बाहर की किसी घटना के द्वारा। ऐसी घटना घटे जिसका व्यक्ति का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहे, नियंत्रण से बाहर ऐसी घटना अगर व्यक्ति के कंट्रोल में है तब वो अगर इसका बचाव लेना चाहे कि वो असंभव हो गया तो नहीं, क्योंकि उसके कंट्रोल में, वो चाहे तो उसको संभव बना सकता है। लेकिन घटना ऐसी होनी चाहिए कि वो नियंत्रण से बाहर हो जाए, कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा, अब वो पालन कर ही नहीं सकता, वो अपने आप में असंभव हो चुका है। तो नियंत्रण से बाहर की किसी असंभव घटना के घट जाने से संविदा का अनुपालन किया जाना असंभव हो जाता है। व्यक्ति अपने कार्य के द्वारा अगर कोई घटना ऐसी घटाता है जिसके कारण से वो असंभव हो जाता है, तब नहीं, व्यक्ति खुद ही बीमार हो जाती, वो नृत्यांगना खुद बीमार हो जाती, तो वो ऐसा नहीं कर सकती थी, फिर क्षतिपूर्ति पाने के हकदार है। वो उसके ऐसी आकस्मिक बीमारी ऐसी आई, मान लो किसी को हार्ट अटैक आ जाए, तो वो क्या वो पहले से बीमार थोड़ी होना चाहिए, जैसे हार्ट अटैक थोड़ी लाना चाहिए। यानी उसके नियंत्रण से बाहर की घटना है जिसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर ऐसे कार्य से कार्य असंभव होता है तब वो क्या मानी जाएगी? शून्य शून्य मानी जाएगी। और ऐसे पक्षकार को उससे जो डिफेंस है, वो बचाव है, वो मिलेगा, उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। ये जो कार्य हैं वो दो प्रकार से असंभव होते हैं। ऐसे कार्य असंभव कैसे होंगे? दो प्रकार से होंगे। ऐसे कार्य दो प्रकार से क्या होते हैं? असंभव होते हैं। दो प्रकार से असंभव होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? पहला, आरंभ से असंभव कार्य, यानी प्रारंभ से ही क्या है? आरंभ से असंभव कार्य। यानी एक तो प्रारंभ से ही असंभव होता है, जब घटना, जब करार एग्रीमेंट किया जाता है उसी समय क्या होता है? असंभव होता है। और दूसरा, किसी पश्चातवर्ती घटना के द्वारा, किसी पश्चातवर्ती घटना के कारण असंभव हो जाता है। किसी पश्चातवर्ती घटना के कारण असंभव हो जाता है। अगर ऐसे असंभव होता है तो ऐसी संविदा जो की गई है वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। यानी आरंभ से असंभव, जब कार्य करना था, करने का करार हुआ था, संविदा हुई थी, तभी वो असंभव था, ऐसी संविदा शून्य मानी जाएगी। जब बाद में किसी घटना के कारण ऐसा कार्य करना असंभव हो गया, शून्य माना जाएगा। तो दो प्रकार से ऐसे कार्य असंभव हो सकते हैं। असंभव कार्य प्रत्यक्ष रूप से अथवा प्रथम दृष्टया असंभव लगते हैं। ये जो आरंभ से जो असंभव है ना, जो प्रारंभ से असंभव वाले कार्य हैं, वो पहली नजर में ही ऐसे लगते हैं जैसे वो क्या है? असंभव है। यानी देखने में ही ऐसे लगते हैं कि वो करार करते समय भी असंभव थे। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि कोई ये कहता है कि मैं आपके लिए आकाश से चांद तारे तोड़कर ला दूंगा, तो चांद तारा तोड़ना संभव नहीं है। ये जब बात कर रहा है तभी ये कह रहा है कि तू काय के चांद तारे तोड़ के लाएगा, तेरे से कुछ नहीं ला जाता, तेरे से कुछ नहीं होता, तो चांद तारे की तो बात ही छोड़। तो आरंभ से असंभव, यानी ऐसा कार्य जो करते समय ही दूसरे को लग रहा था कि ये असंभव है, ऐसा नहीं किया जा सकता, तो ऐसे करार क्या माने जाएंगे? शून्य माने जाएंगे। जैसे कोई जादू से गुप्त निधि का पता लगाना, या यूं कहें कि दो समानांतर रेखाओं को क्रॉस करना। अब दो पैरेलल जो रेखाएं हैं, इनको मैं ये कह दूं कि मैं इनको मिला दूंगा, तो क्या ऐसा संभव है? जब समानांतर चल रही है तो उनको किसी भी तरीके से मिलाया नहीं जा सकता। अगर ऐसे मिलाने का कोई करार किया जाता है तो वह क्या हो जाता है? शून्य माना जाता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आरंभ से तो असंभव नहीं होते, लेकिन बाद वाली किसी घटना के कारण ऐसा असंभव हो जाते हैं। बाद में कोई घटना ऐसी घटती है जिसके कारण से वो असंभव हो जाते हैं, तो ऐसे कार्यों के करार भी क्या मान लिए जाएंगे? शून्य मान लिए जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। कौन कौन से कार्य आते हैं जो बाद में किसी घटना के घटित होने के कारण असंभव हो जाते हैं? तो इसमें कुछ कार्य ऐसे हैं जो बाद में घटना के कारण असंभव हो जाते हैं। पहला, विषय वस्तु का नष्ट हो जाना। क्या? विषय वस्तु का नष्ट हो जाना। विषय वस्तु का नष्ट हो जाना। जब करार किया गया था तब तो विषय वस्तु थी, तब तो थी, लेकिन बाद में क्या होगी? घटना ऐसी घटी जिसके कारण से जिस विषय वस्तु को लेकर किया गया था करार, वही विषय वस्तु ही क्या होगी? नष्ट हो गई। तो अगर ऐसा विषय वस्तु ही नष्ट हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी? संविदा शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संविदा
शून्य हो जाएगी। भी जिसको लेके करार किया गया था वो विषय वस्तु ही नष्ट हो गई है, तो उसका पालन कैसे किया जाएगा? फिर क्या हो जाएगी? ऐसा संविदा या करार शून्य हो जाएगा। एक केस बताया गया टेलर वर्सेस कैडवेल का। टेलर वर्सेस कैडवेल का। टेलर वर्सेस कैडवेल का मामला ये कहता है कि प्रतिवादी ने वाद्य को एक संगीत भवन आमोद प्रमोद के लिए किराए पर दिया। ये वादी था, ये प्रतिवादी था। वादी ने प्रतिवादी को क्या दिया? अपना भवन, अपना जो संगीत हाउस था, जो संगीत भवन था, वो क्या दिया? किराए पर दिया। किसके लिए किराए पर दिया? मनोरंजन के लिए, आमोद प्रमोद के लिए। लेते हैं ना, आए दिन लेते हैं कि भाई तेरा ये मुझे भवन दे दे किराए पर, मुझे उस दिन पार्टी करनी है, या मुझे बर्थडे मनाना है, या कोई ऐसी चीज करनी है, या एनिवर्सरी करनी है। तो यानी क्या किया गया? ऐसा भवन इसने वादी ने प्रतिवादी से किराए पर लिया, और लेने के बाद ऐसा भवन था, अब किराए पर लिया तब तो वो क्या था? वो देने के लिए सक्षम था, वो उसका पालन किया जाना था, किराए पर देने योग्य था भवन। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में उस भवन में आग लग जाती है, किसी कारण से आग लग जाती है, और आग लगने से वो भवन ही जलकर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अब जब भवन ही जलकर नष्ट हो गया तो फिर विषय वस्तु का पालन कैसे करेगा? कैसे वो भवन देगा? अब वो भवन नहीं मिलने से वादी वाद लेके आता है कि आपने मुझे भवन नहीं दिया, इस कारण मुझे क्षतिपूर्ति, मुझे नुकसान हुआ, मैं लोगों को इनवाइट कर रखा था, और लोग आए और आगे आकर देखा तो ये आपका भवन जला हुआ था, जिससे मेरी समाज में बेइज्जती होगी, मुझे नुकसान हुआ, आदि आदि कोई वाद लेके आता है। कोर्ट कहती है कि इसमें इसका कोई फॉल्ट नहीं है प्रतिवादी का, अचानक से आग लग गई। आग लगने से ये भवन जो दिया जाना था, इसी को तो लेके एग्रीमेंट हुआ था कि भवन चाहिए, और भवन ही जलकर नष्ट हो गया। तो ये बाद में घटना घटने के, यानी जलकर घटना, आग लगने की घटना क्या थी, ऐसी संविदा को असंभव बना देती है, यानी विषय वस्तु ही नष्ट हो जाती है। तो ऐसा करार क्या हो जाएगा? ऐसी संविदा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अब वादी इसके खिलाफ किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं है, क्योंकि आग लगना ऐसी घटना थी जिसका प्रतिवादी का उस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं था, उसका अपना कोई नियंत्रण उस पर नहीं था। और ऐसे नियंत्रण से बाहर जाके कोई घटना घटती है जिसके कारण ऐसी संविदा या ऐसा कार्य करना असंभव हो जाता है, तो ऐसी विषय वस्तु नष्ट होगी, तो संविदा क्या होगी? शून्य मानी जाएगी। दूसरी बात, एक तो विषय वस्तु का नष्ट हो जाता है तब ऐसे शून्य माना जाएगा। दूसरी बात क्या हो जाता है? जो वचनदाता है, जो वचन देने वाला है, उसको वचनदाता कहेंगे। दो पक्षकार होंगे, वचनदाता होगा और एक वचन ग्रहीता होगा। तो वचनदाता की अगर मृत्यु हो जाती है, अगर वचनदाता की मृत्यु हो जाती है, तो भी ऐसी संविदा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। यानी जिसका पालन करना था, जिस व्यक्ति ने पालन करना था संविदा का, और संविदा करने वाले व्यक्ति की ही मृत्यु हो गई है, वचनदाता की मृत्यु हो गई, तो फिर संविदा का पालन करेगा कौन? फिर ऐसी संविदा क्या हो जाएगी? असंभव हो जाएगी, यानी उसका पालन नहीं किया जा सकता। तो फिर वो क्या हो जाएगी? शून्य मान ली जाएगी, शून्य हो जाएगी। जो वचनदाता की मृत्यु किस पर आधारित हो? व्यक्तिक कौशलता पर, व्यक्तिक कौशलता पर, व्यक्तिक कौशलता पर आधारित हो, या व्यक्तिक योग्यता पर आधारित हो। भाई ऐसी हो जो उसकी अपनी कुशलता है, जो किसी दूसरे उसका नहीं कर सकता। सारी संविदाएं शून्य नहीं होती वचनदाता की मृत्यु पर। जहां उसके जो उत्तराधिकारी है उनके द्वारा अगर पालन किया जा सकता है तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो खुद की योग्यता है, वचनदाता की खुद की क्वालिटी थी कि वही उसको पूरा कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब वचनदाता ने किसी के साथ ये करार कर लिया कि मैं आपकी पार्टी में गाने गाऊंगा, मैं आपकी पार्टी में गाने गाऊंगा, और ऐसे गाना गाने से पहले जिस दिन आता है उससे पहले उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो क्या वो अब गाना गाएगा? नहीं गाएगा। वो कला तो उसके साथ ही चलेगी, मृत्यु होगी उसके साथ ही वचनदाता की। तो वो ऐसी जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। वाल्टर वर्सेज वॉकर का एक मामला है, रॉबिन्सन वर्सेज डेविडसन का। रॉबिन्सन वर्सेज डेविडसन, डेविडसन का मामला है। इसमें कहा गया कि जब संविदा की प्रकृति व्यक्तिक पालन की अपेक्षा प्रकट करती है, जब संविदा की नेचर ऐसी है कि उसे व्यक्तिगत रूप से उसका पालन किया जाना है, व्यक्तिगत रूप से उस पालन की अपेक्षा प्रकट करती है, वहां ऐसे व्यक्तिक पालन का वचन देने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो ऐसी संविदा क्या हो जाती है? शून्य
हो जाती है। ऐसी संविदा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तीसरी बात क्या है, कब वो असंभव हो जाएगी, यानी अगर परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। अगर क्या हो जाता है? परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। परिस्थितियों में परिवर्तन। अब संविदा करते समय परिस्थितियां अलग थी, संविदा करने के बाद परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया, और ऐसे परिवर्तन होने से संविदा में जो कार्य उल्लेखित किया गया था वो कार्य करना अगर असंभव हो जाता है तो ऐसी संविदा क्या मान ली जाएगी? शून्य मान ली जाएगी। क्या मान ली जाएगी? शून्य मान ली जाएगी। वाल्टर वर्सेज वाकर का मामला इसका एक एग्जाम्पल है। वाल्टर वर्सेज वाकर का मामला ये कहता है, इस केस में कहा गया कि भूखंड पर मकान का निर्माण किया जाना इसलिए असंभव हो गया था क्योंकि वह भूखंड सरकार के द्वारा अनिवार्यतः अवाप्त कर लिया गया था, जब्त कर लिया गया था, एक्वायर कर लिया गया था। तो संविदा को क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। यानी जब ये कहा गया कि भी मकान जो भूमि है उस भूमि पर मकान बनाकर दिया जाएगा, भूमि पर मकान बना करके क्या दिया जाएगा? निर्माण किया जाएगा, और बाद में सरकार ने ऐसी भूमि को क्या कर लिया? अवाप्त कर लिया, एक्वायर कर लिया, उस भूमि को जब्त कर लिया। तो अगर सरकार ने जब्त कर लिया तो उस भूमि पर फिर मकान बना के दे कैसे? फिर तो क्या हो गया? कार्य करना असंभव हो गया। तो अगर ऐसे असंभव हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगी। ऐसी संविदा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। यानी मैंने ये कर लिया कि भी मैं इस जगह पर फ्लैट्स बना के दूंगा और उसके लिए मैंने पैसे ले लिए, और बाद में सरकार ने वो जगह ही क्या कर ली? एक्वायर कर ली। अब फ्लैट्स कहां से बनेंगे? तो ऐसा अगर बाद में किसी परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है तो उसके कारण अगर कार्य करना असंभव हो जाता है तो ऐसे असंभव कार्य का जो करार था, जो संविदा थी, वो क्या हो जाएगी? शून्य मान ली जाएगी, शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट, सरकार का हस्तक्षेप या सरकारी हस्तक्षेप। जहां सरकार ने क्या कर दिया? हस्तक्षेप कर दिया है, बीच में आ गई है, सरकार आड़े आ गई है, बीच में सरकारी हस्तक्षेप हो चुका है। कैसे? यदि कोई कार्य या व्यापार विशेष में सरकार या विधायिका के द्वारा हस्तक्षेप कर दिया जाता है तो भी संविदा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। या तो सरकार कर दे, या विधायिका ने कोई कानून ऐसा बना दिया, बीच में इंटरफेयर ऐसा कर दिया जिसके कारण से कार्य करना असंभव हो गया, तो ऐसी संविदा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। व्यापार में सरकार का क्या हो जाता है? एकाधिकार होता है। व्यापार में कोई भी व्यापार है, मान लो अब शराब बेचने का एग्रीमेंट था कि मैं आपको शराब की जो उपलब्धता है फलां दिन ऐसे करवाऊंगा, और अचानक से कानून ऐसा बन गया कि अब शराब की बिक्री पूर्णतया प्रतिबंध है, रोक लगा दी, तो फिर वो शराब कहां से उपलब्ध करवाएगा? क्योंकि कानून ने क्या कर दिया? इंटरफेयर कर दिया, ऐसे कार्य में हस्तक्षेप कर दिया। कानून ऐसा बना दिया कि अब शराब की बिक्री पर पूर्णतया रोक लगाई जाती है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। अगर ऐसा इंटरफेयर सरकार ने कर दिया है, अब वो शराब अगर देता है तो क्या क्या अब शराब देना असंभव हो, क्योंकि रख ही नहीं पाता, कानून ऐसा आ गया। तो अगर ऐसा इंटरफेयर सरकार या विधायिका ने कर दिया है तो ऐसा कार्य असंभव हो जाता है करना, और ऐसे असंभवता के आधार पर वो संविदा क्या मानी जाती है? शून्य मानी जाती है। नेक्स्ट, तीन चार और ये पांचवा, युद्ध हो जाना। क्या हो जाना? युद्ध हो जाना। अगर अगर बाद में क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। भारतीय युद्ध काल में भारतीय नागरिकों तथा युद्धरत किसी राज्य नागरिकों के बीच में कोई संविदा होती है तो वो अवैध होती है। युद्ध काल के दौरान कोई भारत का नागरिक या किसी अन्य देश का जिसके साथ युद्ध हो रहा है, युद्ध काल का नागरिक, युद्धरत देश का नागरिक, इनके बीच में कोई संविदा होती है तो ऐसी संविदा क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी। यानी युद्धरत देश के साथ अगर कोई संविदा करता है तो ऐसी संविदा युद्ध काल के दौरान हो रही है तो वो क्या मानी जाएगी? संविदा शून्य मानी जाएगी। लेकिन यदि संविदा प्रारंभ होने के पूर्व, अगर युद्ध होने से पहले, अगर संविदा कब की गई थी? युद्ध होने से पूर्व की गई थी, तब वो युद्ध काल के दौरान क्या हो जाएगी? सस्पेंड रहेगी, और युद्ध समाप्ति के बाद वो फिर से परिवर्तनीय हो जाती है, फिर से परिवर्तनीय हो जाती है। युद्ध काल के दौरान अगर संविदा की जाती है युद्धरत देश के किसी नागरिक के द्वारा तब तो वो शून्य ही है, क्योंकि उसका पालन किया ही नहीं जा सकता, वो तो करते समय शून्य हो गई थी। लेकिन पहले तो संविदा कर ली गई थी, बाद में युद्ध हो गया तो युद्ध के दौरान उसका पालन नहीं होगा, युद्ध के बाद वो क्या हो सकती है? फिर से पुनर्जीवित हो सकती है, फिर से परिवर्तनीय हो सकती है। ठीक,
कुछ परिस्थितियां थी जहां पर ऐसा कार्य करना असंभव हो जाता है। निराश्रयता का सिद्धांत है, ये इसका अपना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिलसिले में निराश्रयता का सिद्धांत का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। कैसे? इसे विफलता का सिद्धांत भी कहते हैं। निराशा अथवा विफलता का मतलब यह है कि पक्षकारों के नियंत्रण से परे, निराश्यता या विफलता का मतलब ये है कि पक्षकारों के नियंत्रण से परे, भाई उसके कंट्रोल में नहीं हो, नियंत्रण से परे बाहरी बाहरी कारणों से, पक्षकारों के नियंत्रण से परे बाहरी कारणों द्वारा संविदा का पालन असंभव हो जाता है। क्या हो जाता है? संविदा का पालन असंभव हो जाता है। भाई यही तो कहता है निराश्रयता का सिद्धांत। अगर पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर, पक्षकारों के नियंत्रण से परे कोई कार्य, कोई घटना ऐसी घटती है जिसके कारण से ऐसी संविदा का पालन असंभव हो जाता है, तो ऐसी संविदा क्या कहलाती है? शून्य कहलाती है। संविदा क्या कहलाती है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है, संविदा शून्य कहलाती है। एक इंडियन रेयर आर्ट्स लिमिटेड वर्सेज डायरेक्टर संदर्भ इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड कंपनी उड़ीसा का एक मामला था। इसमें यह कहा गया कि जहां पक्षकारों के बीच विद्युत प्रदाय करने का करार हुआ, जहां पक्षकारों के बीच क्या हुआ? विद्युत की सप्लाई करने का करार हुआ, विद्युत प्रदाय का करार हुआ कि मैं आपको ये विद्युत उपलब्ध करवाऊंगा, और उसके बाद लेकिन बाद में घटना ऐसी घटी, कोई देवीय कार्य ऐसा हुआ जिससे विद्युत प्रदाय में व्यवधान आ गया। क्या आ गया? कोई घटना ऐसी घटी देवीय कार्य के द्वारा, एक्ट ऑफ गॉड। घटना ऐसे घटती है जिसमें व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं है, यानी अचानक से इतना भयंकर तूफान आ गया जिससे विद्युत प्रदाय करना संभव ही नहीं रहा, सारा कुछ तहस नहस हो गया, सुनामी आ गई, या कोई ऐसी घटना ऐसी हुई, या कोई ऐसा भूचाल भूकंप आ गया जहां विद्युत उत्पादन हो रहा था वो जगह ही नष्ट हो गई। तो अगर ऐसा कोई घटना घटती है जिस पर पक्षकारों का कोई कंट्रोल नहीं होता है, पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर जाके कोई कारणों के द्वारा कोई घटना घटती है जिसके कारण से संविदा का पालन असंभव हो जाता है, तो ऐसे पालन असंभव होने से ऐसी संविदा शून्य हो जाती है। अब विद्युत प्रदाय करना था लेकिन घटना ऐसी घटी, कोई एक्ट ऑफ गॉड हो गया, कोई देवीय कृत्य ऐसा हुआ जिसके कारण से वो विद्युत का प्रदाय करना संभव नहीं रहा, तो ऐसी संविदा क्या मान ली जाएगी? शून्य हुई मान ली जाएगी। दूसरा पक्षकार ये नहीं कह सकता कि आपके साथ एग्रीमेंट हुआ था, मुझे विद्युत सप्लाई करनी थी, आपने सप्लाई नहीं की, इसकी वजह से मुझे ऐसा नुकसान हुआ। वो ऐसे नुकसान की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि कार्य कैसा था? एक्ट ऑफ गॉड था, देवीय कृत्य था, जो व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर का था, उस पर किसी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं था। तो संविदा क्या हो जाएगी? ऐसे कार्य की असंभवता के आधार पर शून्य हो जाएगी। बाह्य उद्देश्य की विफलता, दूसरा है बाह्य उद्देश्य की विफलता। अगर उद्देश्य विफल हो जाता है, अगर उद्देश्य विफल हो जाता है, एक तो कार्य की असंभवता होती है, एक उद्देश्य की विफलता होती है। उद्देश्य की विफलता भी, एक तो ऐसे था कि कार्य करना ही संभव नहीं रहा, दूसरा कार्य करना तो संभव है लेकिन अब उसका जो उद्देश्य था वो विफल हो चुका है। जिस उद्देश्य के लिए संविदा की गई थी वो उद्देश्य अब क्या हो चुका है? विफल हो चुका है। तो जहां ऐसे उद्देश्य की विफलता हो जाती है, जहां ऐसे उद्देश्य की विफलता है, उसके संबंध में क्या प्रावधान है कि जहां अंतिम उद्देश्य विफल हो जाता है वहां संविदा का क्या हो जाता है? उन्मोचन हो जाता है। संविदा का क्या हो जाता है? उन्मोचन हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, यानी संविदा का पालन नहीं किया जा सकता, संविदा से मुक्त हो जाता है। जब अंतिम उद्देश्य की विफलता असंभव हो जाती है तब, कब? एक क्रेल वर्सेज हेनरी का मामला है, आप इसको देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। क्रेल वर्सेज हेनरी का मामला, क्रेल वर्सेज हेनरी का मामला ये कहता है कि किंग एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक का समारोह है। किंग एडवर्ड सप्तम, किंग एडवर्ड सप्तम, इसका राज्याभिषेक होना था। इसका क्या होना था? राज्याभिषेक होना था। और राज्याभिषेक से पहले शहर के मुख्य मार्गों से एक क्या निकलना था?
शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए एक वो जाना था, जिसको क्या कहते हैं, जलसे के रूप में या समारोह के रूप में एक रैली सी निकलनी थी। लोगों ने क्या कर लिया, उस रास्ते में आने वाले वाहनों को किराए पर ले लिया। क्या ले लिया? किराए पर ले लिया कि यहाँ से होके जो रूट चार्ट बना हुआ है और उस रूट चार्ट पे ये मकान है, यहाँ खड़े होके हम क्या देखेंगे, किंग एडवर्ड को यहाँ से जाते हुए और इसका राज्याभिषेक होते हुए देखेंगे। ये कुछ लोगों के साथ संविदा होगी। जो रोड पर जितने भी घर थे या उस मैदान के आसपास जो भवन थे, उनको लोगों ने किराए पर ले लिया कि आपके यहाँ से हम बैठेंगे और यहाँ से सीधा राज्याभिषेक देखेंगे। अब इसने जितने भी घरों वाले थे उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे लोगों से अग्रिम किराया ले लिया कि कुछ तो हमें अग्रिम दे दो और बाकी जब राज्याभिषेक संपन्न हो जाए उसके बाद हमें क्या करना, बाद में दे देना। बाद में क्या होता है, उद्देश्य विफल हो जाता है। क्या हो जाता है, राज्य का जो अभिषेक का समारोह था वो स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि किंग एडवर्ड अस्वस्थ हो गए थे। किंग एडवर्ड जब बीमार हो गए तो फिर राज्य जो अभिषेक होना था उसको क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। राज्याभिषेक स्थगित कर दिया तो ये मकान वाले लोग थे, इन्होंने क्या किया, इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने किराए पर लिया था उनके खिलाफ वाद लेके आए कि भी आपने आधी राशि तो हमें दे दी थी अग्रिम किराया, बाकी का बचा हुआ वो भी हमें दें, क्योंकि हमने तो आपको किराए पर दिया, राज्याभिषेक हुआ नहीं हुआ हमें मालूम नहीं। लोगों ने कहा कि हमने राज्याभिषेक देखने के लिए तो किराए पर लिया था, और जब राज्याभिषेक ही नहीं हुआ तो फिर हम किस बात का किराया दें, हम गए ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, राज्याभिषेक हुआ ही नहीं, राजा तो बीमार हो गया, हम किसका राज्याभिषेक देखते। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो राज्याभिषेक है ये इसका उद्देश्य विफल हो गया। यानी लोगों का उद्देश्य क्या था, राज्याभिषेक को देखना था, और राज्याभिषेक का जो इनका उद्देश्य अगर विफल हो गया है तो ऐसा वाद क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा और संविदा से उन्मोचन कर दिया। यानी ऐसे लोग अग्रिम किराए के अलावा कोई अन्य किराया देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने जो जिस उद्देश्य के लिए किराए पर लिया था वो उद्देश्य ही उनका क्या हो गया, विफल हो गया है। ठीक है। एक होती है व्यापारिक असंभवता। व्यापारिक असंभवता, व्यापारिक असंभवता को यह नहीं कहा जा सकता कि अब कार्य करना असंभव हो गया है। व्यापारिक असंभवता को इसका कोई बचाव नहीं माना गया है। व्यापारिक असंभवता, व्यापार में तो असंभवता आती रहती है। व्यापार का तो नाम ही उतार चढ़ाव का है, कभी तेजी कभी मंदी, कभी व्यापार अच्छा चल रहा है कभी धीरे चल रहा है। ठीक है, ऐसे होता है। तो व्यापार की अगर कोई असंभवता है तो उसके आधार पर कोई भी एग्रीमेंट संविदा शून्य नहीं मानी जाएगी। क्या नहीं मानी जाएगी, शून्य नहीं मानी जाएगी। क्योंकि ऐसा तो फिर हर व्यापारी क्या करेगा, इसका फायदा लेने की कोशिश करेगा कि व्यापार में ये आ गया था, घाटा लग गया था, इसलिए मैं संविदा का पालन नहीं कर पाया। नहीं, व्यापार में ये चीजें सामान्य है, कारोबार के अनुक्रम में ऐसी चीजें होती रहती है। तो व्यापारिक असंभवता अगर कोई होती है तो उसको उसके आधार पर संविदा को जो शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आपका जो नैराश्य का सिद्धांत है, जो विफलता का सिद्धांत है या विफलन का सिद्धांत है, सेक्शन 56 है, असंभव कार्य करने के जो करार हैं वो शून्य है। इनको लेके अगर किसी भी प्रकार से प्रश्न आ जाए तो निश्चित रूप से आप इसको अटेम्प्ट करना। और मैं जहां तक समझता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो ये YouTube पर भी वीडियो आपको मिलेगा, आप लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो विद्यार्थी किसी कारण से वंचित रह चुका है इस क्लास से किसी भी परिस्थितियों के कारण, तो उसके लिए एक अवसर और है, अभी भी समय है कि वो इसको सब्सक्राइब करके सिमर लॉ क्लासेस YouTube चैनल को, और वो इसका फायदा ले सकता है। अपने दोस्तों के साथ ऐसे वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिले। ठीक है, कमेंट्स जरूर करना, अपने सुझाव जरूर देना। थैंक यू, धन्यवाद।